मुझे उत्कल्पना बताने जा रही हूँ। हमारे जो पेपर का नाम है वो है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान। हल्का सा इसको रिपीट करूंगी, सामाजिक अनुसंधान। अनुसंधान बोलते हैं खोजने को। जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उस चीज के बारे में, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में जानकारी हासिल करना, उसे कहते हैं अनुसंधान। ठीक है। जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ तो हम नहीं जानते थे ये कैसे चलता है। हमने धीरे धीरे देखा, खोजा कैसे चलता है, कैसे काम करता है, गाना भी सुन सकते हैं। तो ये हो गया अनुसंधान। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की। समाज में किसी भी पक्ष के बारे में जानना, खोजना, जानकारी हासिल करना, उसे कहते हैं सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान में एक आती है उपकल्पना का निर्माण। जब हम खोजबीन करते हैं ना, देख एक पूरी प्रोसेस होती है, पूरी एक हम प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया जैसे एग्जाम जब तुम देने जाते हो तो उसकी एक प्रोसेस है क्या कि परीक्षा को होगा पहले, ठीक है, फिर उसके बाद डेट शीट आएगी, फिर एग्जाम। डेट शीट के अनुरूप मेरा एग्जाम के सारे दिन थोड़ी ना जाएगा एग्जाम देने। तेरा एग्जाम किस दिन है, कौन सी तिथि को, किस समय, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। ऐसे ही सामाजिक अनुसंधान की एक पूरी प्रोसेस होती है जो चरणबद्ध होती है। जैसे कि मैंने बताया, अनुसंधान कहते हैं खोजने को। खोजना मतलब किसी विषय के संबंध में जानकारी हासिल करना, ठीक है। अब जैसे, और वो भी किससे संबंधित, समाज से संबंधित। सामाजिक अनुसंधान मतलब समाज के से संबंधित किसी विषय के संबंध में जानकारी को हासिल करना। जैसे हम देखते हैं किसान आत्महत्या करते हैं बहुत। अक्सर हमने गुजरात, मध्य प्रदेश में देखा है किसानों की आत्महत्या। या फिर हमने देखा है, अक्सर हम सुनते हैं पर्वतीय महिलाएं जो होती है बहुत ज्यादा काम करती है, उनके पास कार्यभार बहुत अधिक है। या फिर कई बार हमने देखा है बाल अपराध, बच्चों में बहुत ज्यादा ड्रग्स एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स लेते हैं बच्चे। तो ये किससे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड। तो जो समाज से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उनके विषय में जानकारी हासिल करने के लिए, खोजने के लिए सामाजिक अनुसंधान का आयोजन किया जाता है। और सामाजिक अनुसंधान में जब हम आयोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लो, ड्राफ्टिंग बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अब तू जो एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा करेगा कि बस तूने परीक्षा फॉर्म भरा और एग्जाम देने चला गया? नहीं, तो ड्राफ्टिंग बनाएगा कि मेरा पेपर फर्स्ट का एग्जाम है 4 तारीख को, तो अब मैं 2 दिन 4 तारीख के एग्जाम का पेपर फर्स्ट का पढ़ूंगा, तो पेपर फर्स्ट का स्टडी मटेरियल लेके आएगा और उसका अध्ययन करेगा सिस्टमैटिकली, जैसे कहते हैं। तो किसी कार्य को करने से पहले जब हम उसकी पूरी पूर्व में तैयारी करते हैं, एक योजना बनाते हैं। ये पेपर को छोड़, तुझे केदारनाथ जाना है, ठीक है, केदारनाथ जाएगा तो एकदम चला जाएगा, पहले योजना बनाएगा। बस से जाऊंगा, टैक्सी से जाऊंगा, शेयरिंग में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, फिर किस रास्ते से जाऊंगा, कब जाऊंगा, किन किन सामान को रखना है, खाने के लिए क्या रखना है, मुझे वहां अगर बरसात हो गई तो रेनकोट भी रख लूं, ठंड होगी तो जैकेट भी रख लूं, ग्लव्स भी रख लूं। यानी तुम्हें जाने से पहले ही एक स्ट्रेटेजी यानी योजना बनाना, कल्पना बनाना। तो इसी तरीके से सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान कार्य को करने से पहले हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, यानी उपकल्पना। उप हटा लो तो कल्पना हम कहते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन, सोच में। अच्छा, मुझे शादी का कपड़े बनवाने, ऐसा करते हैं, मेरे पास साड़ी तो बहुत है, इस पर लहंगा बनवा लेती हूँ। सोच, इमेजिनेशन, ठीक है, सोचना कि मुझे कोई काम करना है तो पहले मैं इमेजिनेशन में पहले सोच लूं ऐसे करना है, फिर जब मैं करती जाऊंगी मैंने कहा हाँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार उपकल्पना के लिए लुटबर्ट ने बोला है कि उपकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। मतलब उपकल्पना बना ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलूं महिलाओं के ऊपर हत्या हो रहा है, महिलाओं पर अध्ययन हो रहे हैं, ठीक है, और हम ये कहने लगे कि आज की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र हो गई हैं, ठीक है, महिलाओं पे अध्ययन हो रहे हैं। और हमने कहा कि महिलाएं सामाजिक,
या और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। वो कैसे हम देखते हैं, खुद मुझे ही मेरा एग्जाम्पल ले, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कमाती, मुझे सैलरी मिलती है, यानी मैं इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है, एग्री, ठीक है। तो हम महिलाओं पर अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन में हम उपकल्पना बनाते हैं कि महिलाओं के अध्ययन पे आज की तारीख में महिलाएं जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। हमने एक कल्पना बना ली कि आज की तारीख में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। अभी हमने देखा नहीं, अभी हम गए नहीं लोगों के बीच जानने कि देखें कितनी महिलाएं स्वतंत्र हैं। हमने सिर्फ एक हाइपोथेसिस बनाई कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। तो उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। मतलब अभी हमने देखा नहीं है कि ये बात क्या पता सारी हो ही ना, ऐसा महिलाएं स्वतंत्र हो ही ना। पहले हमें जांच करने के लिए जाना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, महिलाओं से मिलना पड़ेगा और देखें जो हमने उपकल्पना बनाई वो सही है या नहीं, ठीक है। तो उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच कि वो सही है या नहीं है, अभी हमें जांच करनी है। तो उपकल्पना के जब हम बनाते हैं ना, उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, इमेजिनेशन, ठीक है। जब भी हम कोई उपकल्पना बनाते हैं सामाजिक अनुसंधान में तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, और सावधानी नहीं रखेंगे ना हमारा रिसर्च सारा गलत हो जाए। अब वो कौन सी सावधानी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपकल्पना की रचना में कौन कौन सी सावधानियां, यानी जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी किन चीजों को कार्य को करने से बचना चाहिए क्योंकि कार्य हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो पहला है अनुभव से जांच के योग्य। जब भी कोई उपकल्पना बनाओ तो हमेशा ऐसी और उपकल्पना बनाओ अनुभव से बचाओ कि अगर जैसे हमने अनुभव, कई बार हम कहते हैं ना हमारे अनुभव एक्सपीरियंस, ठीक है, हमारे जो मेरा अनुभव है ये कहता है कि पहाड़ में बड़े कई महिलाओं को सुबह नौकरी पे निकलते देखा है, बहुत सी महिलाओं आसपास के गांव में टीचर है, कुछ बैंक में है, तो अनुभव, मेरा अनुभव बताता है। तो उपकल्पना ऐसी बनाओ कि अनुभव सिर्फ जांच के योग्य, जो कहीं ना कहीं आपका भी अनुभव रहा हो, अनुसंधानकर्ता का अनुभव उस चीज में रहा हो कि तुमने वो चीज कहीं देखी है तभी जांच करो उसके ऊपर, वरना हाथ खड़े कर दो, हमें नहीं करना, ना हम उपकल्पना बना रहे हैं। तो जब भी कोई अपने विषय से संबंधित आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि वो जो हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना बनाई है वो अनुभव से जांच के योग्य है, यानी सिर्फ मेरे नहीं और भी लोगों के, और भी लोगों के। कि अगर मैं एक, जैसे मैं कॉलेज के स्टूडेंट का अध्ययन कर रही हूँ और मैंने देखा, मैं ये कहने लगूं, मैंने एक उपकल्पना बनाई कि जो भी इंटर कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज में प्रवेश लेता है बच्चे बिगड़ जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने ध्यान देखा, और ऐसा तो नहीं है कभी एक बच्चे ने ऐसा करा होगा तो उसमें हम सभी का मूल्यांकन नहीं कर सकते, ये उपकल्पना गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना ये बात, अपने अनुभवों को काम में लाओ, लोगों से पूछो मैं ऐसा जांच कर रही हूँ, ठीक है क्या, वो कहेंगे अरे हमने तो कभी किसी को नहीं देखा ऐसे बच्चे को कि वो ड्रग्स लेने लग गया। एक आध बच्चा कभी कभी लेता है, वो तो कभी इंटर कॉलेज का भी ले लेता है। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे इंटर कॉलेज के बाद जब मास्टर्स करने या ग्रेजुएट करने आते तभी बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो उपकल्पना हमेशा ऐसी बनानी चाहिए जो अनुभव से जांच के योग्य हो। दूसरा, अवधारणात्मक स्पष्टता। उपकल्पना ऐसी बनाओ, जैसे मैंने बनाई थी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, कि अवधारणात्मक रूप में, अवधारणा बोलते हैं, देखिए आज हम ये जानते हैं महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत बढ़ गया है। मैं बात कर रही हूँ अवधारणात्मक स्पष्टता की, कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हो, जो भी उपकल्पना हो वो अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट हो। स्पष्ट कैसे, जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब मैंने देखा हाँ महिलाओं की जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, मैंने जनगणना देखी उठा के तो देखा हाँ महिलाएं अब पढ़ी लिखी ज्यादा होने लगी हैं। फिर दूसरा मैंने देखा
विभिन्न संस्थानों में महिलाएं जो है वो कार्य करती है। ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जिसमें महिला कार्यरत ना हो। तो अवधारणात्मक स्पष्टता, बहुत सारी महिलाएं खाते भी खुलवा रही हैं, अपने नाम से लोन भी ले रही हैं, महिलाएं गाड़ी भी चलाती हैं, महिलाएं आज देश का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, इतनी सांसद, विधायक, सीएम। ठीक है, तो हमारे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो उन पदों तक पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है, अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्टता। विशिष्टता बोलते हैं स्पेशल, स्पेशलाइजेशन को, कि जो भी आप उपकल्पना बनाओ वो विशिष्ट होनी चाहिए, सामान्य नहीं। सामान्य बोलते हैं कॉमन। कॉमन किसे कहते हैं? अगर मैं इसकी जगह आर्थिक रूप से स्वतंत्रता बोलती, अब मैं लिखती हूँ कि आजकल सभी महिलाएं जो है वो शिक्षित है, तो वो विशिष्ट नहीं है, कॉमन हो गई। वो तो हमें जनसंख्या के आंकड़े बता रहे हैं, महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक है, और साक्षरता का प्रतिशत दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। केरल स्टेट को उठा के देखें तो वह साक्षरता का प्रतिशत 100% होने जा रहा है, हो गया है। तो ऐसी बनाओ जो विशिष्ट हो, कॉमन सी ना हो। ये तो हम सभी को पता है, इसमें कौन सी नई बात आ रही हो। ऐसी बात बताओ जो विशिष्ट हो। ठीक है, तो उपकल्पना हमेशा क्या होनी चाहिए? विशिष्ट होनी चाहिए। फिर है सिद्धांतों से संबंधित। हमेशा जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो जितने भी सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनसे इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, यानी संबंधित होनी चाहिए थ्योरीज से। थ्योरीज कहते हैं बेटा सिद्धांत। सिद्धांत मतलब जैसे मैंने उसमें आगस्ट काउंटे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत तुम्हारे सिलेबस पे भी है, वीडियो देखना, तो उसमें मेरी वो बनी हुई है, मैं शेयर कर दी सब। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे आगस्ट काउंटे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है कि धर्म को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सामाजिक तथ्य का सिद्धांत बुर्कीम ने दिया है। तो सिद्धांत होते हैं बहुत सारे, थियोरीज। तो जो भी उपकल्पना बनाओ वो सिद्धांतों से संबंधित होनी जरूरी है। ठीक है, फिर है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। उपलब्ध प्रविधियां कहते हैं टेक्निक्स, प्रविधियां टेक्निक्स बोलते हैं। जितने भी हमने अपने अध्ययन में टेक्निक का प्रयोग किया, अब यदि तो रेगुलर क्लास में आता रहता तो तुझे पता चलता कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन किसे कहते हैं, वो भी तो वीडियो से क्लियर करना। टेक्निक्स होती है, जैसे रिसर्च की टेक्निक्स होती है, जैसे इंटरव्यू। मुझे जैसे मैंने महिलाओं के बारे में जानना है तो मैं एक एक महिला का इंटरव्यू लूंगी। इंटरव्यू मतलब किसी बैंक में चली गई, हाँ महिला मिली, हाँ मैडम आप कब से कार्यरत हैं, कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, आप अपने घर का दायित्व संभाले हुए हैं या घर में आपके पति की मदद करते हैं, तो इसे कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, ऐसे ही अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली या फिर बहुत सारी अध्ययन की पद्धतियां होती हैं। जो भी कोई उपकल्पना आप बनाते हैं वो उपलब्ध प्रविधियों से यानी टेक्निक से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अध्ययन की इकाइयों की स्पष्टता। अध्ययन की इकाई बोलते हैं, जैसे मैं क्या महिलाओं पे अध्ययन कर रही हूँ तो अध्ययन की इकाई क्या हुई? महिलाएं। यदि मैं ड्रग्स एडिक्शन, बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं तो अध्ययन की इकाई कौन होगा? बच्चे। ठीक है, कृषकों की आत्महत्या, अध्ययन की इकाई किसान। समझ? ठीक है, अगर आप जितने भी मैंने बताया कि अध्ययन की इकाइयों की स्पष्टता, कि जितने भी अध्ययन की इकाई होती है, जैसे मैंने अभी बताया, हमने हाइपोथेसिस बनाई कि महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र है, तो यहाँ अध्ययन की इकाइयों की स्पष्टता होनी चाहिए। कौन से आर्थिक क्षेत्र में? कौन से आर्थिक क्षेत्र में? घर पे, कार्यस्थल पे या कहाँ पे? ये है ना, ये अध्ययन की इकाइयों की स्पष्टता। अध्ययन की इकाई, जैसे ये वाला जो हम टॉपिक है, इसमें महिलाएं हमारी अध्ययन की इकाई हो गई। ठीक है, अध्ययन की इकाई है महिला, और हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र है। तो कहाँ स्वतंत्र है? आर्थिक क्षेत्र में। कौन से आर्थिक क्षेत्र में? अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें, इंडिपेंडेंट, उनके वो व्यापार में, बिजनेसमैन भी तो होती है महिलाएं।
ठीक है, कहाँ से महिला पैसा कमा सकती है? बिजनेस हो सकती है, नौकरी पेशा हो सकती है, सांसद हो सकती है, विधायक हो सकती है, पंचायत की सदस्य हो सकती है। कौन से क्षेत्र में? तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि अध्ययन की इकाइयों की स्पष्टता होनी चाहिए। कौन से आर्थिक क्षेत्र में? नौकरी वाले में, बिजनेस वाले में, कोई सांसद है, किसी बोर्ड की सदस्य है, किस क्षेत्र में स्वतंत्र है? तो ये उन्होंने कहा है कि उपकल्पना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अध्ययन की इकाई है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। ये बताओ कि हाँ सरकार, फिर हम कहने लगे नौकरी के क्षेत्र में, तो कौन सी नौकरी के क्षेत्र में? सरकारी की में, प्राइवेट की में, या अर्ध सरकारी में, किसमें? तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, कि महिलाएं अध्ययन की इकाइयों की स्पष्टता होनी जरूरी है। फिर मुख्य एवं सहायक उपकल्पना में भेद। कई बार बहुत से लोग जिन्हें हाइपोथेसिस बनानी नहीं आती वो क्या करते हैं, प्रश्नों की लंबी सूची बना देते हैं, उसको हाइपोथेसिस नहीं कहते। हाइपोथेसिस हमेशा एक या दो होती है। जैसे मैंने अभी यहाँ बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई कि महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, इसकी हमें जांच करनी है, ठीक है। अब इसके सहायक हाइपोथेसिस हो, मैंने कहा ना सहायक उपकल्पना। अभी सामाजिक हटा दो, आर्थिक क्षेत्र में, कौन से आर्थिक क्षेत्र में? नौकरी में लिखते हैं हम, ये हो गई सहायक उपकल्पना, नौकरी में, और वो भी कौन सी? सरकारी नौकरी। तो उपकल्पना हमेशा एक बनानी चाहिए और उसकी एक या दो सहायक उपकल्पना हो सकती है। जैसे महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र है, कौन से? सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं, ठीक है। तो उपकल्पना, मुख्य और सहायक उपकल्पना में भेद स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सामाजिक में, आर्थिक में वो खिचड़ी बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उपकल्पना की रचना में सावधानियां होती हैं कि हमें जब हम हाइपोथेसिस बनाए या सामाजिक अनुसंधान में किसी विषय पर हम जब रिसर्च करने जाते हैं, रिसर्च करने जाने से पहले हम जब हाइपोथेसिस बनाते हैं, इस हाइपोथेसिस को बनाते समय, रचना मतलब इसकी रचना करते समय हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, हमारा अनुसंधान अच्छा हो ही नहीं सकता। हाइपोथेसिस गलत बनेगी और पूरा अनुसंधान ही गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस बात का